हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लोक प्रशासन की विषय वस्तु में। आज हम यहाँ पर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का लोक प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी लोक प्रशासन को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभाती है, उसका अध्ययन करेंगे। एक सूचना और आपको देनी थी कि आप सभी यहाँ पर आंसर राइटिंग को लेकर आप लगातार कह रहे हैं। आंसर राइटिंग के से संबंधित आपको इस वीक स्टार्ट करना जा रहे हैं। सैटरडे को मोस्टली वहाँ पर आपको एक वीडियो आंसर राइटिंग का पहला जो वीडियो होगा लोक प्रशासन का, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको थ्योरी के इसी तरीके के वीडियो मिलते रहेंगे जहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट को लेकर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ वहाँ पर आपको आंसर राइटिंग भी अब प्रारंभ की जा रही है। तो आप यहाँ पर रेगुलर रहिएगा और ताकि वहाँ पर जो भी चीज़ें चल रही हैं थ्योरी बेसिस चीज़ों को उसको भी अंडरस्टैंड करते चलिए और उसके साथ साथ आंसर राइटिंग भी करते चलिएगा। आंसर राइटिंग में प्रारंभ कर रहा हूँ तो जो चीज़ें आपको बताते जाएंगे, जिस रिलेटेड जहाँ पर चैप्टर वाइज लेकर चलेंगे। पहले से पहला पेपर लिया जाएगा और पहले पेपर से लेकर जो पहला चैप्टर है उससे डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से आगे के अन्य प्रश्नों को लिया जाएगा और उनको हल किया जाएंगे। ये सारे जो प्रश्न होंगे वो मूलतः प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए जाएंगे और उन्हीं को लेकर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए बाकी आज के टॉपिक को लेकर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं सूचना एवं संचार होता क्या है। तो देखिए, सूचना एवं संचार का मतलब क्या है। संचार एक प्रक्रिया होती है। संचार क्या है? संचार एक प्रक्रिया है, जबकि सूचना क्या है? एक वस्तु है। कैसे समझ लेते हैं। मान लीजिए जैसे कि मेरे पास अभी मैंने कहा कि आपकी आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट हो रही है, ये एक सूचना है। तो सूचना क्या हो गई? एक वस्तु हो गई। तो मुझे आपको ये बताना था कि आपकी आंसर राइटिंग कब से शुरू हो रही है। मेरे पास ये सूचना थी जो आप लोगों तक पहुंचानी थी। पहुंचाने के लिए माध्यम क्या हो सकता है? तो पहुंचाने के लिए जिस प्रक्रिया को हम यूज़ करते हैं उसको बोलता है संचार। अर्थात मुझसे, मेरे द्वारा आप तक इस सूचना को कि आंसर राइटिंग आपकी प्रारंभ हो रही है, पहुंचाने के लिए मैंने जिस भी माध्यम का प्रयोग किया, जो भी प्रक्रिया मैंने अपनाई, उसे बोला गया संचार। माध्यम क्या होगा? माध्यम या तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो सकता है या तो प्रिंट मीडिया हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के माध्यम से मैंने अब यहाँ पर वीडियो बनाई, यूट्यूब पे अपलोड किया। आप भी मोबाइल पे, लैपटॉप के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से आप देख लेंगे। तो ये समझने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल था जो मैंने आपको दिया कि यहाँ पे सूचना क्या है। सूचना एक वस्तु है और संचार एक प्रक्रिया। तो यहाँ पर समझ लीजिए, सूचना एक वस्तु है जिसका संचरण संचार प्रक्रिया में होता है। संचरण मतलब ट्रैवल होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, कम्युनिकेट होती है, संचरित होती है। समझ में आ गई बात? संचार की प्रक्रिया सूचनाओं पर निर्भर करती है। संचार तभी होगा जब कोई सूचना होगी। अगर कोई सूचना नहीं है तो वहाँ पर कोई संचार भी नहीं होगा। तो हमारे पास कोई ना कोई सूचना होगी, कोई ना कोई बात होगी, कोई ना कोई जानकारी होगी, और जब हमारे पास कोई जानकारी होगी तभी हम वहाँ पर संचरण करेंगे, सूचनाओं का प्रवाह होगा, संचार होगा। लोक प्रशासन की सफलता भी कुशल सूचना तंत्र पर निर्भर करती है। लोक प्रशासन अर्थात पब्लिक एड जो भी यहाँ पर है, जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तभी बेहतर हो सकता है जबकि बेहतर सूचनाएं हों और उन बेहतर सूचनाओं का बेहतर तरीके से संचरण हो। अर्थात सरकार के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को त्वरित गति से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाए। उसी तरीके से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी अपने कार्यों को लेकर अपने अधिकारियों को, अपने कनिष्ठ अधिकारियों को वहाँ पर सूचनाओं का प्रवाह करते रहें। जिस तरीके से सूचना एवं संचार जितनी तीव्र गति से वहाँ पर संचरित होगी, प्रशासन के कार्यों में उतनी गतिशीलता आएगी और उतना ही बेहतर वहाँ पर प्रशासन कार्य करेगा। प्रशासनिक निर्णय का जो आधार है वो भी सूचना तंत्र से प्राप्त सूचनाएं ही होती हैं। कैसे निर्णय लेने हैं? जैसे कि मान लेते हैं किसी क्षेत्र में, मान लीजिए पुल बनाने हैं, स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल बनाने हैं, बिजली इत्यादि के सोलर पैनल लगाने हैं, तो वो कैसे लगेंगे? सरकार के द्वारा यदि आदेश आता है कि 100 सोलर पैनल लगवाने हैं, स्कूल, कॉलेज या फिर आपके रोड लाइट में लगवाने हैं, तो जितनी तरीके जैसे ही वहाँ पर ये सूचना आएगी, सूचना जैसे ही वहाँ पर उन्हें प्राप्त होगी तो उसी आधार पर क्या होगा? निर्णय लिया जाएगा। अगर सरकार से ये बोल दिया, सरकार ये कह देती है कि आपको सोलर पैनल अपने अपने क्षेत्रों में लगवाने हैं, तो वहाँ पर सोलर पैनल का तो आदेश आ गया, कहाँ लगवाने हैं इसका निर्णय हम अपने स्तर पर भी ले सकते हैं। जहाँ ज़रूरी हो सकता है हम रोड लाइट में लगवा सकते हैं। अपने प्रशासनिक जितने भी अभिकरण यूज़ हैं, जितने भी आपके कह सकते हैं क्षेत्र हैं या फिर आपके जो भी कार्यालय हैं, वहाँ लगवाए जा सकते हैं, स्कूलों में लगवाए जा सकते हैं, आवागमन के साधनों पर लगाए जा सकते हैं। तो ये एक निर्णय ले सकते हैं। तो जिस तरीके से सूचनाएं प्राप्त होंगी और जैसी सूचनाएं होंगी उसी आधार पर हम वहाँ पर एक बेहतर निर्णय ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो प्रशासनिक आधार पर जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो भी किस पर डिपेंड है? सूचना। यदि सूचना नहीं पहुँचती है तो वहाँ पर निर्णय लेना हमारे लिए आसान नहीं होगा प्रशासनिक स्तर पर।
तो सूचना तंत्र के लिए अवयव क्या हैं? हम जैसे मैंने कहा 2 तरीके हो सकते हैं, या तो प्रिंट मीडिया होगा या तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होगा। प्रिंट मीडिया में क्या क्या आता है? समाचार पत्र, पत्रिका आता है जिसको प्रिंट करके निकाला जाता है, ठीक है, जिसको प्रिंट करके। समाचार पत्र क्या होता है? प्रिंटेड होते हैं पेपर्स पर, आपको पेजेस पर, और प्रिंट करके फिर वो सूचनाएं निकाली जाते हैं पेपर के रूप में, वहाँ पर अखबार के रूप में वो घर घर तक पहुँचती हैं। दूसरा होता है मैगजीन होती हैं, जहाँ पर आपको सारी सूचनाएँ जो होती हैं मैगजीन पर वहाँ पर छपती हैं, फिर उनको सेल किया जाता है, उनको आप खरीदते हैं और पढ़ते हैं। ये तो हो गया पत्र पत्रिकाएं जिसको हम प्रिंट मीडिया कहते हैं। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जहाँ पर रेडियो है, टेलीविज़न है, टेलीफोन है, कंप्यूटर है, इनके माध्यम से आप तक सूचनाएं पहुँचती हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, सूचना तंत्र के 2 अवयव हैं, प्रिंट मीडिया जिसमें समाचार पत्र पत्रिकाएँ आती हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन और कंप्यूटर आता है। अब बात आती है कि मीडिया की भूमिका क्या है। मीडिया जो कि प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इनकी अपनी क्या भूमिका है? तो देखिए किस तरीके से कार्य प्रक्रिया को आसान करते हैं, बेहतर बनाते हैं। सबसे पहले आम जनता को जागरूक करना। आम जनता को जागरूक किस संदर्भ में करना कि वहाँ पर किस तरीके से उनके लिए क्या बेहतर है, सरकार किस तरह की योजनाएं लेकर आई हैं, उन योजनाओं को आप लाभ कैसे ले सकते हैं, आपके क्षेत्र में जो समस्याएं हैं वो क्या क्या समस्याएं हैं उनके बारे में जानना, विश्लेषण करना। तो आम जनता को उनसे संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में, प्रशासनिक निर्णयों के बारे में, राजनीतिक निर्णयों के बारे में, देश में चल रही घटनाओं के बारे में, उनको होने वाले लाभों इत्यादि के बारे में उनको क्या करते हैं? जागरूक करने का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त प्रशासन की सूचनाओं का विश्लेषण करना। प्रशासन के स्तर पर जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, मान लीजिए वहाँ पर कहते हैं कि जैसे कि अब वर्तमान समय में लॉकडाउन के निर्णय लिया गया, यूपी में कहा गया कि शनिवार को और रविवार को 2 दिन वहाँ पे लॉकडाउन रहेगा। कुछ राज्यों में वहाँ पर अभी भी लॉकडाउन है, कुछ क्षेत्रों में वहाँ पर पूरा ओपन कर दिया गया है। तो इन सभी जो लॉकडाउन की स्थिति है, कोविड के दौर में जिस तरीके से निर्णय लिए जा रहे हैं, ये कितने उचित हैं। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना लेकर आई, तो आत्मनिर्भर भारत का वहाँ पर विश्लेषण करिए, कितना उचित है, कितना सही है, कितना तार्किक है। तो मीडिया क्या करती है? जो भी सूचनाएं आती हैं, जो भी प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लिए जा रहे हैं, उनका क्या करती है? विश्लेषण करती है, और विश्लेषण करके फिर आपको वहाँ पर बताती है। बजट लेकर आए, बजट का विश्लेषण करते हैं, वहाँ बताते हैं बजट अच्छा है या बुरा है, किसके लिए अच्छा है, किसके लिए खराब है, और आप वहाँ पर टीवी इत्यादि पर उसको सुनते रहते हैं। तो इस तरीके से प्रशासन के स्तर पर जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनका ये विश्लेषण करते हैं। इसके अतिरिक्त लोगों की प्रतिक्रियाएं प्रशासन तक पहुंचाने का काम। लोगों की प्रतिक्रियाएं, जैसे कि हमने देखा था कि जब लॉकडाउन किया गया था वर्तमान प्रारंभिक समय पर, तो वहाँ पर श्रमिक जो होते थे, प्रवासी जो श्रमिक थे, एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रैवल कर रहे थे, तो वहाँ पर काफ़ी सारी परेशानियाँ उनको हो रही थी। उनकी जो सूचनाएँ थी वो सरकार तक टेलीविज़न, रेडियो इत्यादि के माध्यम से पहुँचाई जा रही थी कि उनको कितनी परेशानी हो रही थी। उनके लिए वहाँ पर ट्रेन की व्यवस्था की जाए जहाँ के लिए, फिर सरकार ने लेट लतीफ़ी से फिर श्रम सुविधा ट्रेनों की वहाँ व्यवस्था थी, श्रमिक ट्रेनों को चलाया गया। तो इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर जो लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं वो पहुँचाने का काम प्रशासन तक किसका काम है? मीडिया की भूमिका होती है। तो इस तरीके से मीडिया जो होती है नागरिक और प्रशासन के मध्य यहाँ पर जो सूचनाएं होती हैं उनको पहुँचाने, उनको विश्लेषण करने का कार्य करती हैं। मीडिया का प्रशासन पर क्या प्रभाव है, तो इसको भी देख लेते हैं। किस तरीके से मीडिया प्रशासन पर अपना प्रभाव दिखाती है, क्या प्रभाव डालती है। पहली चीज़, प्रशासनिक प्रक्रियाओं में गतिशीलता का कारण। प्रशासन को हो रही घटनाओं, सूचनाओं इत्यादि पर लगातार सवाल जवाब करके, सूचनाओं के बारे में पूछताछ करके, उनका विश्लेषण करके, जनता की तरफ दबाव इत्यादि डाल के, प्रतिक्रियाओं के माध्यम से प्रशासन को गतिशील बनाती है। साथ ही सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं उनके बारे में भी उन तक सूचना त्वरित गति से पहुँचाकर प्रशासन को तीव्र गति से कार्य करने के लिए, गतिशीलता की स्थिति को और सूचनाओं के एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रैवल करने के लिए प्रशासन भी उच्च स्तर से निम्न स्तर तक सूचनाओं के माध्यम से, उनके संचरण के माध्यम से कार्य प्रक्रिया को गतिशीलता को लेकर आता है। इसके अतिरिक्त सूचनाओं की उपलब्धता बढ़ी है, निर्णय लेने की गति। जब सूचनाएं तीव्र गति से आपको मिलेंगी, एक स्थान से दूसरे स्थान तीव्र गति से सूचनाएं आवागमन अगर होने लगेगी तो उससे निर्णय भी तेज गति से होने लगेगा। मान लीजिए सरकार की तरफ से कोई सूचना जारी की गई और सबसे निचले स्तर तक सूचना पहुंचने में उसे महीनों लग जाएं, और महीनों अगर लगते हैं तो फिर निर्णय लेने में भी वहाँ पर काफ़ी टाइम लगेगा, उसके क्रियान्वयन में भी वहाँ पर टाइम लगेगा, जिससे होगा कि निर्णय लेने में, कार्य करने में हो सकता है 5-6 साल या साल भर या 2 साल की देरी हो। लेकिन यदि सरकार के द्वारा लिया गया निर्णय
सबसे निचले स्तर तक पहुंचने में भी कम से कम समय ले, 1 दिन 2 दिन 24 घंटे या 2 दिन में वहां पर अगर सूचनाएं पहुंच जाती है तो वहां पर क्या होगा, निर्णय लेने में तीव्र गति, निर्णय तीव्र गति से लिया जाएगा, जल्दी लिया जाएगा, और जितना जल्दी निर्णय लिया जाएगा उतनी तीव्र गति से वहां पर कार्य भी प्रारंभ किया जाएगा। और ये सब कैसे संभव हो पाएगा, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सूचनाओं के माध्यम से। सूचना की प्रक्रियाएं जितनी तीव्र गति से लोगों के पास पहुंचेगी, प्रशासन के पास पहुंचेगी, उतना ही लाभ वहां पर निर्णय लेने और कार्यों को आगे बढ़ाने के संदर्भ में देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त और क्या है, प्रशासनिक निर्णयों में वस्तु निष्ठता आती है, अर्थात उन्हें करना क्या है क्या नहीं करना है उसके संदर्भ में वो एकदम स्पष्ट होता है किस संदर्भ में क्या करना है। जो चीज़ें बोली गई हैं सीधे वहाँ पर उच्च स्तर से निम्न स्तर पहुँचती है, सूचनाओं में कोई फेरबदल नहीं होता है, जिससे वहाँ पर वस्तुनिष्ठता बढ़ती है कि किस संदर्भ में कितना निर्णय और क्या लेना है क्या करना है। सूचना तंत्र अत्यंत कुशल व तीव्र गति से कार्य करने में सक्षम होता है। इसके अतिरिक्त प्रशासन में जब प्रशासन से भी अपेक्षाएं बढ़ती हैं, जब निर्णय जो होते हैं तीव्र गति से लिए जाते हैं, प्रशासन अपना काम अच्छा करने लगती है, नागरिक वहाँ पर जागरूक होता है तो वो भी आस लगाने लगता है, वो भी प्रशासन से अपेक्षा करता है कि वो कार्यों को तीव्र गति से पूरा करें, विकास कार्यों को आगे बढ़ाएं, रोजगार उत्पन्न करें, लोगों को सुरक्षा प्रदान करें, हॉस्पिटल, कॉलेज इत्यादि के संदर्भ वहाँ पर निर्णय लें, अपराधों को कम करें, शांति व्यवस्था बनाए रखें। तो इस तरीके से क्या होता है, लोगों की अपेक्षाएं भी धीरे धीरे प्रशासन से बढ़ने लगती हैं, जिस तरीके से सूचनाओं का आदान प्रदान वहाँ पर होता है। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक समस्याओं के निराकरण में भी योगदान, कि जैसे डाटा को सेव करने के संदर्भ में, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में वहाँ पे काफ़ी सारी समस्याएं आती थी। अब क्या है, मेल डाल दी, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया, या फिर वहाँ पर जो भी फाइल कागजात हो उसको कंप्यूटर के माध्यम से वहाँ पर मेल कर दिया गया। तो सूचनाएं क्या हुई, एक स्थान से दूसरे स्थान तीव्र गति से पहुँचती हैं। वहाँ पर फाइल को डिजिटलीकृत कर दिया गया, जिसके कारण सीलन के कारण, बरसात करने, आगजनी के कारण वहाँ पर फाइलें अगर नष्ट भी हो जाती हैं तो प्रशासन का डाटा वहाँ पर सेव रहता है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि प्रशासनिक समस्याओं के निराकरण में भी यहाँ पर योगदान देखा जा सकता है कि वहाँ पर बेहतर तरीके से ये कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त अब अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर चर्चा करते हैं कि सूचना क्रांति का लोक प्रशासन के किन किन क्षेत्रों पर कैसा प्रभाव आपको दिखाई देता है। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में। नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में यदि हम देखें तो ऐसी प्रशासनिक प्रक्रियाएं जहाँ लोक संपर्क अधिक होता है कंप्यूटरीकृत कर दी गई। तो नागरिक प्रशासन क्षेत्र में हम देखें कि जहाँ पर नागरिक ज़्यादा प्रशासन के कह सकते हैं संपर्क में रहता है, ऐसी सभी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को वहाँ पर कंप्यूटरीकृत कर दिया गया। एग्जाम्पल स्वरूप देख सकते हैं, जैसे रेलवे के लिए आवागमन के लिए टिकट की बुकिंग को लेकर वहाँ पे ऑनलाइन कर दिया गया, भूमि के लेखांकन का वहाँ पे कंप्यूटरीकरण कर दिया गया, जो भी रजिस्ट्री इत्यादि होती थी, डाटा जो होता था, आंकड़ों का संग्रहण होता था, उसका वहाँ पे कंप्यूटरीकरण कर दिया गया। जैसे एमपी में आने जाने के लिए लोग परिवहन को लेते थे, बसों को वहाँ पर ट्रैवल करने के लिए यूज़ करते हैं, तो गुजरात में ऐसे परिवहन विभाग को पूरा कंप्यूटरीकृत कर दिया गया। तो सरकार ने क्या किया है, ऐसी सभी व्यवस्थाएं जहाँ पर नागरिक जो होती है प्रशासन के लगातार संपर्क में रहता है, उनको उन्होंने क्या कर दिया, कंप्यूटरीकृत कर दिया। और क्या किया है, इसके अतिरिक्त चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया, ताकि वहाँ पर जो धांधली होती थी या गलत वोटिंग होती थी या एक ही व्यक्ति होते 10-10 वोट डाल के आ जाता था, वो उन सारी समस्याओं को समाप्त किया जा सके। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों को प्रदेश की राजधानी से जोड़ दिया गया, ताकि वहाँ पर सूचनाएं एवं डाटा जो होती हैं राज्य के स्तर पे एक ही जगह केंद्रित हों और सभी लोग आसानी से डाटा को वहाँ पर कह सकते हैं कि लॉगिन कर सकें, वहाँ पर प्राप्त कर सकें और उस आधार पर कार्यों को तीव्र गति से या निर्णयों को तीव्र गति से लिया जा सके। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन एफआईआर की भी वर्तमान समय में व्यवस्था कर दी गई है। आपको प्रशासन या कहते हैं पुलिस चौकी या आपको पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन वहाँ पर एफआईआर दर्ज करा सकते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर। और साथ ही साथ यहाँ पर सूचना के अधिकार के तहत किसी भी विभाग संबंधी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से सरकार के द्वारा प्रशासन के स्तर पर नागरिक प्रशासन अर्थात नागरिक को प्रशासन की एक भूमिका के तौर पर विकसित करने को लेकर वहाँ पर नागरिकों को ज़्यादा बेहतर सुविधाएं देने का कार्य किया जा रहा है। उनके लिए प्रशासनिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी वहाँ पर कार्य होता है उन सभी को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है, या तो वो घर बैठे उन सारी चीज़ों को वहाँ पर संपादित कर सकते हैं। तो नागरिक प्रशासक के अंतर्गत अगर हम देखें तो यहाँ काफ़ी सारी चीज़ों का ऑनलाइन पंजीकरण या फिर कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो दूसरा आता है वित्तीय एवं आर्थिक प्रशासन के तौर पर।
वित्तीय एवं आर्थिक प्रशासन में क्या क्या है, जैसे कि बजटीय एवं वित्तीय आंकड़ों का लाइव प्रसारण और प्रेस विज्ञप्ति यहाँ पर निकलती है। राज्य सरकार है या फिर आपका केंद्र सरकार है, जो भी वहाँ पर बजट पेश करते हैं, बजट पेश करते समय ही वहाँ पर सूचनाएं जो होती है जनता तक पहुँचती हैं, जनता जो होती है उसको लाइव टीवी पे देखा करती है। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण और बजट जो होती है गवर्नमेंट की वेबसाइट पर भी होती है, साथ ही उसकी वहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति निकाली जाती है, मैगजीन के माध्यम तक लोगों तक पहुँचाया जाता है, और टीवी के माध्यम से या सूचना क्रांति के माध्यम से वहाँ पर समाचार पत्रों के द्वारा उसका विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। तो इस तरीके से लोगों को वहाँ पर जानकारी मिलती है किस तरीके से यहाँ पर सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज संबंधी नीतियों की जानकारी भी लोगों को मिलती रहती है समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़पेपरों के माध्यम से। तो एक सूचना एवं संचार क्रांति के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हो रही, चाहे बजटीय हो, चाहे सरकारी स्तर, चाहे बैंकिंग व्यवस्था, चाहे स्टॉक एक्सचेंज हो, किस स्तर पे क्या चीज़ें चल रही हैं, गोल्ड सोने के मूल्य के दामों में क्या बढ़ोतरी हो, क्या गिरावट आ रही है, तो लोगों के पास यहाँ पर जानकारी बहुत तीव्र गति से पहुँचती है। और प्रशासन के स्तर पर यदि यहाँ पर किसी प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं तो वहाँ पर उनको निर्णय लेने में, उसमें प्रतिबंध लगाने में, वहाँ कार्यवाही करने में भी आसान होता है। जैसे यहाँ पर वैश्विक अर्थव्यवस्था के अनुरूप नीतियों के निर्धारण में, क्योंकि आज की जो अर्थव्यवस्था है वो दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ एक तरीके से संलिप्त है, तो ऐसी स्थिति में किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था में कोई परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसी वैश्विक अर्थव्यवस्था के समय प्रशासन को संचालित करने के लिए, वित्तीय प्रशासन को सही तरीके से संचालित करने के लिए किस तरीके के निर्णय लिए जाएं, वहाँ पर उसमें भी ये मदद करती है। प्रशासन के आर्थिक आयामों के अनुरूप निर्णय लेने की प्रक्रिया में गतिशीलता आती है, जैसे कि वहाँ पर प्रशासन के स्तर पर राज्यों के विकास को लेकर, सकल घरेलू उत्पाद को लेकर या सकल राज्य घरेलू उत्पाद को लेकर किस तरीके से बढ़ाया जाए, क्या कार्य किए जाने चाहिए, किस तरीके से नई आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए, कौन से निर्णय लिए जाने चाहिए, क्या गतिशीलता रखनी, तो ये सारी चीज़ों को निर्माण करने के संदर्भ में, निर्णय लेने में, कानून नीतियाँ बनाने के लिए यहाँ पर प्रशासन को ये कह सकते हैं कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में गतिशीलता लेकर आती है। साथ ही सरकारों की आर्थिक क्षेत्रों में नियामकी भूमिका का भी निर्धारण करती है कि विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे बैंकिंग हो, चाहे आपका स्वास्थ्य सेक्टर हो, चाहे आपका बीमा हो, चाहे आपका इंश्योरेंस हो, चाहे स्टॉक एक्सचेंज हो, अन्य चाहे कृषि क्षेत्र हो, उद्योग हो, हर एक क्षेत्र में किस तरीके की पॉलिसीज लेकर आनी है, कैसे प्रशासन करना है, कैसे भ्रष्टाचार को रोकना है, कैसे चीज़ों को पारदर्शी करना है, तो इन सारी चीज़ों में यहाँ पर सरकारों की आर्थिक क्षेत्रों में एक नियामकी भूमिका का भी निर्धारण सुनिश्चित करने में आपको एक महत्वपूर्ण भूमिका सूचना क्रांति निभाती है। इसके अतिरिक्त और हम देखें तो एक और भूमिका यहाँ पर देख लेते हैं सैनिक प्रशासन के संदर्भ में। सैनिक प्रशासन के संदर्भ में यदि हम देखें तो देश की सीमाओं की सुरक्षा तकनीकी एवं सूचना पर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे कि निगरानी करने में और घुसपैठ को रोकने में। देश की सीमाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आज सूचना संचार प्रौद्योगिकी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है कि किस तरीके से वहाँ पर निगरानी के लिए कौन से तंत्र यूज़ किए जाते हैं, जैसे सैटेलाइट इत्यादि का प्रयोग हम करते हैं। साथ ही घुसपैठ इत्यादि रोकने के लिए कहाँ से घुसपैठ होने वाली, कब होने वाली, कैसे होने वाली, किधर से होगी, इसकी सूचना यदि उनके पास है तभी वहाँ पर उन सारी चीज़ों को लेकर वो पहले से मुस्तैद रहेंगे और वहाँ पर इस तरह घुसपैठ को रोकने में हम सक्षम रहते हैं और इससे देश की सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त युद्ध की स्थिति में भी सूचना जो होती है बहुत महत्वपूर्ण है कि वहाँ पर अगर आपके पास सही सूचना है कि कहाँ से युद्ध हो सकता है, हम किस स्थिति में हैं, वहाँ पर किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, सूचना कैसे वहाँ पर जल्दी पहुँचाई जानी चाहिए, रसद आपूर्ति, संसाधन, हथियार, साजो सामान कैसे पहुँचाया जाए। जैसे वर्तमान समय में आप देखिए भारत और चीन की स्थिति है, वहाँ पर लगातार लद्दाख के क्षेत्र में ये स्थितियाँ बनी हुई हैं जहाँ पर काफ़ी एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो किस तरीके से आपको वहाँ पर बढ़त बनाकर रखनी है, किन क्षेत्रों में आपको वहाँ पर बढ़त बनाकर रखनी है, कहाँ पर आप किस स्थिति पर होने चाहिए ताकि आप वहाँ पर चाइना को वहाँ पर हरा सकें। तो इस तरीके से वहाँ पर सूचना एवं संचार का बहुत बड़ा रोल हो जाता है युद्ध इत्यादि अपने देश की सुरक्षा के संदर्भ में। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो सूचना क्रांति एवं लोक प्रशासन का जो संबंध है वो अपने आप में कई तरीके से इसमें दिखाई देता है। जैसे पारदर्शिता को लाने के लिए प्रशासन में पारदर्शिता की वृद्धि, जिससे भ्रष्टाचार में कमी होगी और सही नीतियों के निर्धारण में सूचना क्रांति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त अनावश्यक आवागमन को हम रोक सकते हैं, जिससे समय, पैसे और ऊर्जा की यहाँ पर बचत होगी। जैसे कि वर्तमान समय में अगर हम देखें, अगर ट्रांजैक्शन बैंकिंग को ही ले लें, बैंकिंग का सारा जो सिस्टम है वो आपको ऑनलाइन कर दिया गया है, तो अब आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, बैंक में वहाँ पर जाकर अपना अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है, घर से बैठे बैठे अकाउंट खुल जाएगा।
पैसे भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है। और जब आपका वहाँ पर जाकर किस वेट करना, फिर पैसे निकालना, अपने नंबर आने इत्यादि की वहाँ पर समय का बचत होगा, और आने जाने के लिए जो आप साधन का प्रयोग कर रहे थे उस ऊर्जा की भी बचत होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर पैसे और समय और ऊर्जा तीनों की यहाँ पर आपको बचत होगी जब आपका अनावश्यक आना जाना कम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त पर्यावरण प्रदूषण में कमी होगी। पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में कि आने जाने ट्रैवल इत्यादि संसाधन इत्यादि जो भी आप यूज़ करते हैं उसकी वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। बेहतर कार्य संस्कृति तथा जीवन शैली के संदर्भ में हम देख सकते हैं कि जब वहाँ पर आपका समय बचता है तो आप बेहतर तरीके से उसका वही समय आप किसी अन्य क्षेत्रों में लगाएंगे, अन्य प्रोडक्टिव वर्क में उसका लगाएंगे, जिससे आपकी जो होती है अन्य चीज़ों के विस्तार करने, अन्य चीज़ों में निवेश करने और अन्य अवसरों को उत्पन्न करने के लिए आप उस समय का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे बेहतर कार्य संस्कृति और जीवन शैली का आपका विकास होगा। इसके अतिरिक्त लोगों में चेतना का विकास, किस स्तर की चेतना का विकास? राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक और प्रशासनिक हर प्रकार की चेतना का विकास करना यहाँ पर संभव हो पाया है सूचना क्रांति के माध्यम से। उनके वोटों का अधिकार उनको समझाया गया कि वोट कितने ज़रूरी हैं। आर्थिक परिदृश्य में जो परिवर्तन हो रहे हैं वहाँ पर उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, शिक्षा क्यों ज़रूरी है, नैतिक मूल्य क्या होते हैं, प्रशासन के स्तर पर वहाँ पर आप किस तरीके से नागरिक प्रशासन में अपनी भागीदारिता को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर एक आम व्यक्ति के अंदर राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक, प्रशासनिक सभी मूल्यों के विकास में, चेतना में या उनकी जागरूकता में एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे सूचना और क्रांति ने उत्पन्न की है। लेकिन इसके साथ साथ यदि हम देखें तो कुछ ऐसे भी अभी क्षेत्र हैं जहाँ पर हम कह सकते हैं कि सूचना क्रांति का और भी बेहतर प्रयोग हम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ सूचना क्रांति का हम बेहतर प्रयोग कर से लोक प्रशासन की प्रक्रिया को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि पहली चीज़ है कि दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में, दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में यदि हम सूचना क्रांति का बेहतर उपयोग करने में सक्षम हो पाते हैं तो वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी तीव्र गति से संभव हो सकता है। दूसरा है आतंकवाद के विभिन्न प्रकार, अतिवादी आंदोलनों की समाप्ति में सूचना प्राप्ति अगर हम किस तरीके से, जैसे कि किन क्षेत्रों में आतंकवाद है, आतंकवाद से ग्रसित देशों को किस तरीके से हम साझाकरण कर सकते हैं, क्या पॉलिसीज़ हो सकती हैं, उनके खिलाफ कैसे रणनीतियाँ बनाई जानी चाहिए। तो अगर हम ये सारी चीज़ें करने में सक्षम हो जाते हैं, सही जानकारी हमारे पास होती है, तो आतंकवाद जैसे विभिन्न प्रकार के अतिवादी संगठनों को वहाँ पर समाप्त करने में मदद मिल सकती है। प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति को समाप्त करने में सूचना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे चक्रवात की स्थिति है, बाढ़ की स्थिति है, अगर इनकी सही सूचना, जैसे चक्रवात के संदर्भ में तो हम फिर भी काफ़ी अच्छे बेहतर प्रयोग हो चुके हैं, हम काफ़ी बेहतर हो चुके हैं लोगों को बचाने के संदर्भ में, लेकिन बाढ़ इत्यादि के संदर्भ में हमारे पास अभी आकलन हम नहीं लगा पाते हैं। जैसे भूकंप इत्यादि के संदर्भ में आकलन नहीं होता है। तो यदि इन सारे क्षेत्रों में भी यदि हम सूचनाओं को एक बेहतर तरीके से कलेक्ट कर पाते हैं और उसका संचार बेहतर तरीके से कर पाते हैं तो वहाँ पर भी हम एक बेहतर प्रशासनिक प्रक्रिया को स्थापित कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त सांप्रदायिक एवं जातीय दंगों के नियंत्रण के लिए भी वहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल दिल्ली इत्यादि के क्षेत्रों में वहाँ पर दंगे की स्थिति देखी गई, तो वहाँ पर ये सारे जो दंगे होते हैं, इन दंगों का क्या कारण है, कब होने वाले, अगर हम इसको सही समय पर रोक पाते हैं तो वहाँ पर ये सारी जो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, जो असामाजिक तत्वों की स्थितियाँ आती हैं, उनको रोकने में भी हम यहाँ पर सूचना और संचार का प्रयोग कर पाएँ तो लोक प्रशासन एक बेहतर लोक प्रशासन के संदर्भ में यहाँ पर स्थापित हो पाएगा। तो इस तरीके से आज हमने यहाँ पर सूचना क्रांति का लोक प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरीके से सूचना क्रांति के माध्यम से लोक प्रशासन को बेहतर बनाया जा सकता है और किन किन क्षेत्रों में अभी और भी यहाँ पर आवश्यकता है जहाँ पर लोक प्रशासन में सूचना क्रांति का प्रयोग करना अभी ज़रूरी है और वहाँ पर अभी हम पिछड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हमने यहाँ पर पढ़ ली और समझ ली हैं। आई होप आपने भी इसे अच्छे से पढ़ लिया होगा, समझ में आ गया होगा। आपको ये सारी चीज़ों को रिविज़न करके रखना है। ऑलरेडी वैसे आपने एक बार इसे पढ़ लिया होगा ऑनलाइन के कोर्सेज़ के संदर्भ में, बाकी यहाँ पर मैं एक तरीके का रिविज़न आप लोगों को करा रहा हूँ। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ। रही बात आंसर राइटिंग को लेकर, जैसे मैंने पहले कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में, आपके लिए आंसर राइटिंग इस वीक से स्टार्ट किया जा रहा है, तो आप सभी तैयार रहिएगा, स्टडी करते रहिए प्रॉपरली। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आंसर राइटिंग प्रोसेस को हम इस वीक के सैटरडे से शुरू करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं आंसर राइटिंग के लिए।